हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर पहले से ही हिंदी पेडागोजी, ईवीएस, मैथ और बाल विकास की पेडागोजी को कराया गया है। तो अब बात हम लोग करेंगे संस्कृत की जो है पेडागोजी की। तो आज से हम लोग संस्कृत पेडागोजी को शुरू कर रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है संस्कृत पेडागोजी में कि हमें पढ़ना नहीं आता है संस्कृत, लेकिन हम कुछ अगर शब्द के मतलब समझेंगे तो आराम से हम लोग पेडागोजी को सॉल्व कर लेंगे। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षणम मन्यते, मतलब जो उपचारात्मक जो शिक्षण है उसकी क्या मान्यता है, वह क्यों की जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। निदानम अधिगमनात्मक रिक्तिम संज्ञानम च, मतलब जो अधिगम की जो रिक्ति है उसकी संज्ञान में हम लोग लेते हैं कि कौन कौन सी कमी है, उसके बाद उसका निदान करते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो आगे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी अगर है तो यहाँ देखिए मेधावी जो छात्र है उसके शिक्षण की बात कही गई है। तो सिर्फ मेधावी को तो हम लोग को पढ़ाना नहीं है। तीसरा में दिया है प्रदत्त जो पाठ्यक्रम है, जो प्रदत्त पाठ्यक्रम है उसके बारे में बात की गई है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। चौथा है अतिरिक्त शिक्षणम, यहाँ अतिरिक्त शिक्षण की बात कही गई है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ऐसे ही हम लोग कीवर्ड से ही समझेंगे कि हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो हम लोग इसको सिर्फ कीवर्ड्स को ही पकड़ेंगे। अध्यापिका और अध्यापक जो है वो क्या कर रहा है, उदाहरण दे रहा है, श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज कर रहा है। तो वो जो छात्र का जो संप्रेषण है, लेखन की जो क्षमता है, भाषा की जो क्षमता है उसका विकास करना चाहता है, इन सब चीज़ों का उपयोग करके। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपका उत्तर में है रचनात्मकी, पुनरात्मकी, आगमनात्मकी, निगमनात्मकी। तो देखिए जैसा कि हम लोग को पता है कि जो अब जब भी हम लोग उदाहरण की बात करते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके हम लोग नियम को सीखते हैं, तो वो हमेशा आगमनात्मक शिक्षण होता है। मतलब हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे आगमन विधि। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। और जब भी हम लोग नियम से आते हैं किसी और चीज़ पे तो वो होती है निगमनात्मक विधि, मतलब इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं निगमन विधि। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। भारतस्य भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते, जो भारत की जो शिक्षा नीति है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन है त्रिभाषा सूत्र रूपेण, तीन भाषा सूत्र के रूप में। ऑप्शन बी है मातृभाषा शिक्षण रूपेण, मातृभाषा के रूप में। सी है शिक्षाया अधिकार रूपेण। चौथा है बहुभाषिता वाद रूपेण। तो देखिए जो भारत की जो शिक्षा नीति है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिभाषा शिक्षा रूपेण, जो त्रिभाषा सूत्र रूपेण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती है, एक तो हिंदी होती है, हिंदी, और एक इंग्लिश होती है, और एक क्या होती है, हमारी मदर टंग होती है, जो हमारी मातृभाषा जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं मदर टंग। तो ये तीन भाषा जो होता है वो इंडिया में यूज करते हैं हम लोग, तो इसलिए होगा त्रिभाषा सूत्र रूपेण। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। श्रवण कौशलाभिवर्धने अत्यंत परिमाणकारी कर्तव्यानि, मतलब श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है। तो ऑप्शन है श्रवणात् पूर्व छात्रा स्वयं पठेयु, मतलब सुनने से पहले छात्रा खुद पढ़े। दूसरा है किमर्थ श्रवण नीति छात्रा पूर्व जानेयु, मतलब सुनने के पहले छात्र पहले जाने उसको। सी है सविस्तारम विवरणम श्रवणात् पूर्व भवेत, सुनने से पहले उसका सविस्तार वर्णन करें आप लोग। चौथा है श्रवणाय परिचितनाम पाठनाम उपयोगा, तो सुनने से पहले हमें क्या करना चाहिए, जो परिचित जो पाठ्यक्रम है उसका उपयोग करना चाहिए। तो देखिए जो श्रवण कौशल का जो मेन उद्देश्य ये होता है कि जो हमें पता है पहले से उसी को हम लोग पढ़ के अपने कौशल का विकास करें। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यह कह रहा है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा मूल्य समावेशी कक्षा से संबंधित नहीं है, मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम से संबंधित नहीं है, न अस्ति पूछा है। ऑप्शन है सहानुभूति, दूसरा है परस्परम सहास्यम, मतलब परस्पर सहयोग की बात यहाँ पे की गई है। तीसरा है सहयोग,
चौथा है समानुभूति। तो देखिए जो समावेशी जो शिक्षा होती है उसमें क्या होता है, जो सहानुभूति वर्ड होता है वह यूज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग, कोई बच्चा अगर गरीब फैमिली से है तो उसके प्रति हम लोग की सहानुभूति रहेगी, उसको हम लोग अधिक ध्यान देंगे। जो बच्चा अमीर फैमिली से है उसका ध्यान नहीं देंगे। या तो अगर हम हिंदू जाति के हैं तो हम हिंदू वाले का फेवर करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हो, सहानुभूति नाम की चीज़ नहीं होती है। जबकि समानुभूति होती है। समानुभूति मतलब सबको एक प्रकार से देखना। तो समावेशी कक्षा में सहानुभूति नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। आगे देख लेते हैं। कक्षायाम भाषामय वातावरण निर्माणार्थ शिक्षक। मतलब कक्षा में भाषामय वातावरण निर्माण करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है कि कक्षा में स्व अनुभूति के लिए छात्र को अवसर प्रदान करें। दूसरा है कि उनके जो बातचीत का जो काल है, मतलब जो समय है, उसको दीर्घ मतलब बढ़ा दिया जाए। तीसरा है कि जो वो कार्य कर रहे हैं उनको उनके अभिभावक को निर्देशित किया जाए। चौथा है कि प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाए। तो देखिए जब भी हम लोग भाषा में वातावरण बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का स्व अनुभूति मतलब जो उन्हें अनुभूति हुआ है उसको प्रकट करने के लिए उसको अवसर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। देखिए जिन्होंने हिंदी पेडागोजी या फिर ईवीएस पेडागोजी को करा होगा प्रैक्टिस इसका, तो उसको पता होगा कि बच्चों को अवसर देना ज़रूरी है। देखिए संस्कृत पेडागोजी टफ होता नहीं है, लोग उसको टफ बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे है अवसर दाता, तो हम लोग इसी को टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रारंभिक स्तरे पठन शिक्षयितुम् अधस्तनेतु कस्य उपादेयता अधिकार भवति। मतलब जो प्रारंभिक स्तर है आप लोग का 1 से लेकर 5 तक का, तो उसमें आप लोग क्या करोगे। तो ऑप्शन है पुस्तकानाम, मतलब पुस्तक की बात की गई है। दूसरा है प्रकृति वस्तु नाम, मतलब जो रियला की बात करेंगे, मतलब जो हम लोग टीएलएम वगैरह का यूज करते हैं। तीसरा है फ्लैश कार्ड, मतलब बोधपट्ट नाम। चौथा है आपका फ्लिप चार्ट, यहाँ जो चित्र की बात की गई है वो दिखाएंगे। तो जो प्रारंभिक स्तर होता है, हम जानते हैं कि हमें जो भी पढ़ाना है वो प्राकृतिक वस्तु रहे, मतलब जैसे कि चार्ट पेपर वगैरह ये सब दिखाएं हम लोग बच्चों को। और जो भी क्लास में पढ़ाया गया है वो बाहर के वातावरण से जुड़ा हुआ हो, तब बच्चा आराम से सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षिका खाद्य विषयम पाठ्यस्य पठनार्थ, मतलब ये कहा करा है कि जो शिक्षिका है वो खाना के विषय में पढ़ा रही है, तो उसके वो निर्देशित क्या करती है कि पहले से जो भोजन है, भोजन के ऊपर बच्चों का वार्तालाप करवाती है। यह क्यों करवाती है? ऑप्शन है वो पाठ में जो पढ़ा हुआ है उसको मतलब याद करवाने के लिए, या तो दूसरा ऑप्शन है कि कक्षा में जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ है उसको बाहरी जीवन से जोड़ने के लिए। तीसरा है उसके भाषण कौशल का विकास करने के लिए। चौथा है कि जो उसने पढ़ा हुआ है उसको किसी और छात्र को पढ़ाने के लिए समर्थन देने के लिए। तो हमें पता है कि अगर खाना के विषय में बच्चे को पढ़ा रही है शिक्षिका, तो वो क्या कर रही है, जो कक्षा की जो चीज़ें होती हैं उसको बाहरी जीवन से जोड़ने के लिए बता रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। हिंदी पेडागोजी में भी हम लोग यही ऑप्शन टिक करते हैं कि जो भी हम लोगों ने कक्षा के अंदर पढ़ा हुआ है वो बाहर से जुड़ सके, ऐसा हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। छात्र केंद्रिता कक्षा इत्येन को अभिप्राय, मतलब जो छात्र केंद्रित जो शिक्षा है उसका क्या अभिप्राय है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सक्रिय छात्रा, मतलब जो छात्र है वो सक्रिय रहे लेकिन जो अध्यापक है वो सक्रिय न रहे। दूसरा ऑप्शन है कि छात्र को कक्षा के केंद्र में बैठाया जाए। तीसरा ऑप्शन है कि जो अध्यापक ने पढ़ाया हुआ है वो एक छात्र अन्य छात्र को पढ़ाए। चौथा है कि जो छात्र है उसको विभिन्न गतिविधि में रखकर पठन पाठन की प्रक्रिया को करवाया जाए। तो देखिए जो छात्र केंद्रित जो शिक्षा होती है उसका मतलब यही होता है कि बच्चों को विभिन्न गतिविधि के आधार पर सिखाना है हमें। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है ये चीज़। आगे देख लेते हैं। गृह कार्यस्य मुख्य उद्देश्य अस्ति, मतलब गृह कार्य का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या होता है। छात्र के घर पे नवीनतम पाठ को पढ़ाने में रुचि प्रदर्शित करने के लिए। दूसरा है अभिभावक यह जाने कि छात्र को विद्यालय में क्या पढ़ाया गया है।
तीसरा यह है कि अधिक से अधिक अभ्यास कार्य कराया जाए। चौथा है कि बच्चों को पढ़ने में रुचि दिया जाए। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि कभी भी हम लोग को क्या नहीं करना है, नवीन पाठ के लिए प्रदर्शन नहीं करना है, या फिर अभिभावक को हमें यह दिखाना नहीं है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। उनका गृह कार्य देने का मेन जो उद्देश्य होता है वह होता है कि अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए। घर पे जो भी उन्होंने पढ़ा हुआ है उसका अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो ये तो था आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यह सीटेट 2022-23 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, ठीक। और ऐसे ही हम लोग वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।